स्नाइपर वो नहीं जो कि बिल्कुल ठीक निशाना लगाए। असली स्नाइपर तो वो है जो टारगेट को कुछ इस तरीके से हिट करे जिसे कोई भी समझ ही ना पाए कि किस जगह से निशाने को लगाया गया है। और आज की इस वीडियो में भी हम आपको जिस अमेरिकन स्नाइपर के बारे में बताने वाले हैं वो अकेले ही पूरी आर्मी के बराबर था। हम बात कर रहे हैं कार्लोस हैथकॉक के बारे में, जिसको व्हाइट फीदर के नाम से भी जाना जाता है। और कार्लोस के अंदर कुछ इस तरह की काबिलियत थी कि वो 12 इंच फी घंटे की रफ्तार से भी चल सकता था, यानी कि वो इतना धीमा मूव करता था कि उसके आसपास के जानवर भी उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते थे। और इसी वजह से वो दुनिया के एक ऐसे स्नाइपर के तौर पर माना गया जिसका मुकाबला करना नामुमकिन सा था। दरअसल 20 मई 1942 को अमेरिका में पैदा होने वाले कार्लोस जब छोटे थे तभी से ही वो यूएस मरीन के बहादुरी के किस्से सुनते हुए आ रहे थे। और इसी वजह से शुरू से ही वो एक मरीन स्नाइपर बनना चाहते थे। और फिर कार्लोस ने बचपन से ही एक मकसद बनाया और आगे बढ़ने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने 17 साल की छोटी सी उम्र में ही यूएस मरीन को ज्वाइन कर लिया था। और फिर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट स्नाइपर कंपटीशन जीत के भी अपने आप को साबित किया। और फिर 1969 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉनसन ने कार्लोस हैथकॉक को एक मिलिट्री मैन के तौर पर वियतनाम भेजा। और फिर यहां आकर उन्होंने अपने शूटिंग स्किल्स दिखाना शुरू कर दिए। दरअसल कार्लोस अपने दुश्मनों को सिर्फ सनराइज और सनसेट के वक्त ही शूट करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि सुबह के वक्त सिपाहियों का दिमाग ज्यादा एक्टिव नहीं होता और शाम को वो सभी थके हुए होते हैं। अपने चिलाक दिमाग की वजह से उन्होंने बहुत से वांटेड दुश्मनों को मार गिराया था। इसके अलावा वो अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए काफी धीरे धीरे आगे मूव करने वाली ट्रिक्स को अपनाया करते थे। और कार्लोस अपनी कैप पर व्हाइट फीदर लगाया करते थे, जिसकी वजह से आगे चलकर उनका नाम ही व्हाइट फीदर पड़ गया। और कार्लोस की स्किल्स इतनी ज्यादा मशहूर हो गई कि वह दूसरे सिपाहियों को भी अपनी स्किल्स सिखाने लगे थे। लेकिन अब आने वाला था कार्लोस की काबिलियत का असली इम्तिहान, क्योंकि उन्हें एक ऐसे मिशन पर भेजा गया जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। दरअसल उन्हें नॉर्थ वियतनाम आर्मी के जनरल को मारना था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी आर्मी जनरल हमेशा ही किस तरह की सिक्योरिटी से घिरे होते हैं, और ऐसे में उसे टारगेट करना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन इसके बावजूद भी कार्लोस ने यह जिम्मेदारी अपने सर उठा ली और इस मिशन के लिए अकेले ही निकल गए, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके साथी इस खतरनाक मिशन में मारे जाएं। हालांकि अब चैलेंज था यह पता करने का कि आखिर जनरल रहता कहां है और उस तक पहुंचा कैसे जा सकता है। लेकिन पूछगिछ में यह पता लगा कि जनरल जहां रहता है वहां का इलाका पूरी तरह से सिक्योर था, क्योंकि उसके आसपास इतने आर्मी के लोग हथियारों के साथ मौजूद रहते थे कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन जो डर गया वो बहादुर जंगजू कैसा। कार्लोस भी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने लगे, और अगर कोई आम शूटर होता तो वो पेड़ पौधों के पीछे छुपते हुए आगे बढ़ता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अपने टारगेट तक पहुंचने के बाद अगर उन्होंने शूट कर भी दिया तो सबसे पहले आर्मी के जवान उन्हें पेड़ पौधों के पीछे ही तलाश करेंगे। इसीलिए उन्होंने जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। इस बार वो सिर्फ शूटिंग का सामान और पानी लेकर आगे बढ़ रहे थे।
साथ ही कार्लोस ने अपने पूरे जिस्म को गाज से कवर कर रखा था और कुछ इसी तरह से ही वह बिना कुछ खाए और सोए लगातार 4 दिनों तक अपने मिशन पर लगे रहे। कार्लोस इतनी डेडिकेशन के साथ काम करते थे कि जानवर भी उनकी मौजूदगी को समझ नहीं पाते थे और कई बार तो बहुत खौफनाक और खतरनाक जानवर भी उनके पास से गुजरते रहे और आखिरकार कार्लोस वियतनामी जनरल के पास पहुंच गई और बिना वक्त जाया किए उन्होंने जनरल को शूट कर दिया। हालांकि सिपाही अब स्नाइपर को पेड़ पौधों के पीछे तलाश करने लगे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कार्लोस तो जमीन पर मौजूद है और जिस तरह वो धीरे धीरे वहां पहुंचे थे उसी तरह ही वो वापस भी आ गए। और कहा जाता है कि कार्लोस ने अपनी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा लोगों को मार गिराया था और कुछ इस तरह ही अमेरिकन सिपाहियों को टॉर्चर करने वाले एपच स्नाइपर को भी कार्लोस ने ही 1966 में मार गिराया था। और एक बार तो कोबरा नामी एक स्नाइपर ने कार्लोस के साथियों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। यह बात कार्लोस को काफी दुखी कर गई और फिर अपने टक्कर के स्नाइपर कोबरा से कार्लोस की लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में भी कोबरा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और कार्लोस ने अपनी बुलेट को कोबरा की आंखों में हिट कर दिया। हालांकि जिंदगी में काफी सारे अचीवमेंट हासिल करने के बाद कार्लोस ने रिटायरमेंट के बाद एक स्नाइपर सेंटर खोल लिया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया और 22 फरवरी 1999 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया।